अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जनाब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पे। थोड़ा सा आज मैं डिफ़ाइन करूँगा कि साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी किन वर्ड से मिलकर बनी है। और स्टार्ट में यानी जब साइकोलॉजी इमर्जेंस हुई तो साइकोलॉजी को जो डिफ़ाइन किया गया या उसकी जो डेफिनेशन की गई वो क्या क्या थी। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये बातें समझना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उनकी बैकग्राउंड होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको माइनर में साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जैसा बीबीए के अंदर है, बॉटनी के अंदर है, ज़ूलॉजी के अंदर है, बीएस इंग्लिश के अंदर है, बीएस उर्दू के अंदर है, तो उनको थोड़ा सा टाइम भी लगता है। लेकिन साइकोलॉजी इट्सल्फ इतनी आसान है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसको बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जी जो वर्ड साइकोलॉजी है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड साइक और लोगास, इसे साइकी भी बोला जाता है, PSYCHE साइक, और लोगस भी है, LOGUS। साइक का जो मतलब है वो है जी ज़ात, नफ्स और रूह, और लोगस जो है इसको इल्म कहा गया। तो शुरू में साइकोलॉजी को जब डिफाइन किया गया तो वो कहा गया साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल। अब जब साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल कहा गया तो इसके ऊपर काफ़ी सारी बहस की भी बातें हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइंस उस चीज़ को साइंस मानती है जिसे छुआ जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, जिस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो जब साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल कहा गया और उस ज़माने के अंदर सुकरात, बुकरात, अफलातून और अरस्तू जो हैं उनके भी नज़रियात इसके बारे में आए। उन्होंने रूह को जो है वो सुपीरियर कहा, रूह को पाकीज़ा कहा। इसी तरह अगर हम इस्लामी कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस्लाम के अंदर भी रूह के बारे में कॉन्सेप्ट है, और आपको पता है कि जब इंसान मर जाता है तो रूह वापस जो है, हमारा कॉन्सेप्ट है वो अल्लाह ताला की तरफ चली जाती है, तो जिस्म बेजान हो जाता है। अब जब इस पर डिबेट हुई और ये एक तरफ तो डेफिनेशन ये थी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, और ये कहा गया कि साइकोलॉजी को साइंस माना जाए, तो अब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि अगर हम साइकोलॉजी को साइंस मान लें तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम साइंस तो मानते हैं लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कहाँ से कंडक्ट करें। रूह तो ना नज़र आने वाली चीज़ है, और हर कह लें कि मज़हब में जो रूह का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फिर रूह नज़र नहीं आती, रूह पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किए जा सकते, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी तनकीद हुई और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर सेकंड डेफिनेशन आ गई जी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। अब माइंड क्या होता है, जो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ वो मेरे माइंड ही की एक रिफ्लेक्शन है। और माइंड और ब्रेन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। माइंड क्या है कि जहाँ से आपकी सोचें हैं, एहसासात हैं, जज्बात, इमोशन की हम लोग बात करने जा रहे होते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, पसंद नापसंद है, ये सारी की सारी माइंड की पैदावार है। ब्रेन क्या है, ब्रेन इज बेसिकली योर एक्सटर्नल स्कल, ये जो बाहर की सतह है ये ब्रेन है, और माइंड उसके अंदर है, जहाँ से ये बातें प्रोड्यूस की जा रही हैं ये वो माइंड की वजह से है। ब्रेन में थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो माइंड के अंदर होता है। अब जब इस पे बातें हुई, फिर इसके अंदर कुछ नजरियात आए, फिर इसके अंदर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बातें की जाने लगी। अब कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस हम शऊर को कहते हैं, और शऊर क्या है, वो चीज़ जिसे आप जानते हो वो कॉन्शियस होता है। उसके बाद सबकॉन्शियस है जिसे हम तहत शऊर कहते हैं। कुछ चीज़ें आपकी जो हैं वो कह लें कि ऐसे ही हैं कि जो आपके कॉन्शियस से निकलकर सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, जिन्हें दोहराया जा सकता है। 3 दिन पहले क्या हुआ था, 6 दिन पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा आप गौर करें तो आप उन्हें कॉन्शियस में ले आते हो। लेकिन जो अनकॉन्शियस होता है जिसे हम लाशऊर कहते हैं, इसमें दोहराना मुश्किल हो जाता है। हम समझते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं, और वो जो भूली हुई चीज़ें होती हैं वो आपके अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, लेकिन हिप्नोसिस के थ्रू इन चीज़ों को दोबारा कॉन्शियस में लाया जा सकता है। अब जो सेकंड डेफिनेशन थी साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, जब इस पे बात हुई फिर कहा कि ये भी साइंस है, तो अब इसको भी इसलिए निगलेक्ट किया गया क्योंकि आप माइंड को भी नहीं देख सकते। अब इंसान की सोचें हैं जो चेंज होती रहती हैं, उनके अंदर वेरिएशन आता है, ये कांस्टेंट नहीं होती। साइंस जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है तो हर दफ़ा रिजल्ट सेम आते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एक्सपेरिमेंट जब आप लोग लैब में करते थे, एफएससी में आपने किए, मैट्रिक में किए, तो आपने देखा होगा कि रिजल्ट 15 लोग अगर वो कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट सेम आता है। लेकिन जब आप माइंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहली बात, ना इसे देखा जा सकता ना इसे छुआ जा सकता, तो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे होगा, और इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर तीसरी डेफिनेशन आई साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब जब कॉन्शियसनेस की बात की गई कि डेफिनेटली ये भी आपकी वो कैफियत है जिसे आप जानते और पहचानते हो, और इसके ऊपर भी एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस की इस्तेमाल इस्तेमाल की गई कि जो शऊर है ये लगातार बहाव की तरह नहीं, यानी ये कह लें कि ये लगातार सोचें आती रहती हैं। अब इसमें जॉन लॉक ने भी एक कॉन्सेप्ट पेश किया था टैब्यूला रासा का, कि इंसान जब पैदा होता है तो उसका जहन जो होता है बिल्कुल सादा तख्ती की मानिंद होता है, आप इस पर जो चाहें जैसे चाहें आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हो।
अब शऊर जो है, जब इसके ऊपर डिस्कशन होने लगी, इस पे बातें होने लगी, तो शऊर के ऊपर भी यही क्रिटिसिज्म किया गया कि अब शऊर को कैसे देखा जाए, शऊर तो ना नजर आने वाली चीज़ है। अब फिर एक और होता है कि जो शऊरी चीज़ें होती हैं वो कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएट करती हैं, कि उसका रिलेशनशिप जो होता है वो इंसानों के साथ होता है। तो इंसान जो होता है वो तो कांस्टेंट तबीयत नहीं रखता, थोड़ी देर पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और था, और उसके बाद कुछ और था। फिर जब साइंसदानों ने इस बात को कहा कि अब शोर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया जाए, क्योंकि ना नजर आने वाली चीज़ है, तो इसको भी रिजेक्ट किया गया। और फिर फोर्थ डेफिनेशन जो थी वो थी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। ये बिहेवियरिज्म, जेबी वाटसन उनका नाम है, जिन्होंने इस पर काफ़ी सारा काम किया। अब ये उससे ज़्यादा, बाकी तीनों के डेफिनेशन की हम बात करें तो ये उससे ज़्यादा रिलायबल भी थी और वैलिड भी थी, और इसे समझा भी जा सकता था। फिर इसमें थान डाइक ने जो है वो लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर पेश किया। अब ये लर्निंग में आप चीज़ें आगे पढ़ेंगे भी। अब लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ये कहते हैं, जिसे उर्दू में ना आमोदश बे सही हता कहते हैं। तो ट्रायल एंड एरर यानी इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और ये बड़ी सिंपल बात है कि देखें, जब आप एक काम करते हो तो पहली दफ़ा वो आपको बहुत अच्छा याद नहीं होता। ऐसा सिंपल छोटे होते हो, जैसे हम लोग टेबल याद किया करते थे, तो पहली दफ़ा याद किया, जब आपने सुनाया तो 4-5 गलतियां हुई, और जितनी दफ़ा रेपिटेशन होती जाती है उतनी दफ़ा वो मिस्टेक कम होती जाती हैं, और आखिरकार होता क्या है कि आप उस चीज़ के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हो। तो ये है जी ट्रायल एंड एरर। फिर इसके ऊपर स्टिमुलस रिस्पांस का एक कॉन्सेप्ट आया। स्टिमुलस जब मुहीज पेश किया जाता है तो उस पर रिस्पांस आता है। फिर SOR का कॉन्सेप्ट कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पांस, स्टिमुलस पेश होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो नामियात है, वो जो इंसान है, उसके ऊपर जो रिस्पांस देने जा रहा है वो था। अब ये जो डेफिनेशन थी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, ये बाकी तीनों से ज़्यादा एप्लीकेबल थी, तीनों से ज़्यादा बेहतरीन थी, इसे पसंद भी किया गया और इसको माना भी गया। तो अब अगर हम इन चारों को अगर डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये था कि फिर पहली तीनों जो थी वो अनरिलायबल थी, ये रिलायबल थी, क्योंकि बिहेवियर जो होता है वो काबिल मुशाहिदा होता है। ठीक है, तो फिर कहा गया जी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, कि यहाँ से ये माइंड जो है वो चीज़ों को पढ़ता है, एनालिसिस करता है, सोचता है, इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, और उसके बाद बिहेवियर उसको रिफ्लेक्ट करने जा रहा होता है। तो ये जो डेफिनेशन थी ज़्यादा बेहतरीन थी, ज़्यादा इसको बेहतर समझा गया, और ये जिसे कहते हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन बेहतरीन होती है। उसके अलावा साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच ट्राई टू स्टडी, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर, कि नफ्सियात क्या करने जा रही होती है, ये इंसान को क्या करती है, इंसान को स्टडी करती है, प्रिडिक्शन करती है, आने वाले हालात के बारे में बताती है, कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर, और इंसानी किरदार को कंट्रोल करती है। तो ये जो सारी चीज़ें थी बेसिकली अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, कि जो आपको ये बताता है कि साइकोलॉजी की इब्तिदा जब हुई तो साइकोलॉजी को किस तरह से किन किन फेजेस से गुजरना पड़ा। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, माइंड, कॉन्शियस एंड बिहेवियर। तो ये चलते चलते जब ये 20वीं सदी में पहुंची है, इट वाज बेसिकली टाइम, ये बिफोर क्राइस्ट सल्लल्लाहु से पहले की बातें हैं, जब सुकरात बुकरात और अफलातून और रस्तू का ज़माना था। उस दौर के अंदर भी इन पर काफ़ी सारी डिबेट हुई, और बहुत सारे ऐसे इशूज थे जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब भी करेंगे, कि उस ज़माने के अंदर जहनी मरीज़ों का इलाज कैसे किया जाता था, और जहनी मरीज़ कहाँ किसे जाता था। तो ये एक लंबी चौड़ी डिबेट है, और आई एम श्योर कि ये जो अभी हमने ये जो बातें की, ये जो चीज़ें हैं ये आपके उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी जिनमें आपको थोड़ा बहुत इश्यूज होंगे कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, पहले क्या की गई, और व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो वो इंशाल्लाह ताला आपको इस लेक्चर से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।